आज का जो चैप्टर है वो क्लास 12th के लिए है। 13 चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। बेसिकली महात्मा गांधी जो है उन्होंने जो आंदोलन किया उसके बाद भारत की आज़ादी कैसे हुई थी इसका पूरा जो है डिटेल में है। आप फोटो खोल के देखोगे, अगर बुक खोल के देखोगे तो वहाँ पे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में उनकी फ़ोटो भी आपको दिख जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चंद्रन देव ने सेना के अनुसार महात्मा गांधी को किसने महात्मा बनाया, अथवा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन, कि ऐसी कौन से काम उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किए थे जिसकी वजह से उन्हें महात्मा कहा जाने लगा। ठीक है, महान आत्मा, महात्मा अर्थात महान आत्मा। चंद्रन देव ने सेना के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा बनाया था। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो उल्लेखनीय कार्य किए उसी की वजह से वहाँ की जनता उन्हें क्या कहने लगी, महात्मा के रूप में वो प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं कि वे वकील के रूप में गए थे वहाँ पे, और बाद में इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के क्या बन गए थे, वो नेता बन गए थे। वो तो बेसिकली एक नॉर्मल वकील का काम करने गए थे, लेकिन वो क्या बने, नेता बन के हमारे सामने उभर के आते हैं। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई जो अहिंसात्मक विरोध करने की उनकी विशिष्ट तकनीक थी। कौन सी तकनीक? अहिंसा के जरिए जो है विरोध करना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब क्या है, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, तो इसकी शुरुआत उन्होंने कहाँ से की थी, दक्षिण अफ्रीका से ही की थी। दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न धर्मों के बीच जो है प्रेम भाव जो है बढ़ाने के उन्होंने अलग प्रयास किए थे, बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी। गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध किया था, रंग भेद नीति। जो रंग, हमारा जो स्किन कलर होता है उसके आधार पे जो विरोध, एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड से लोग आए हुए थे वो गोरे थे, और जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे उन्हें क्या कहा जाता था, काले कहा जाता था एक तरीके से। वो जो है ब्लैक पीपल्स उन्हें कहा जाता था, जिसकी वजह से उनके रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीयों को बेसिकली रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। अगर आपको 9th क्लास का थोड़ा बहुत याद है तो वहाँ पे ये चीज़ें बताई गई है बहुत डिटेल में। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे वे स्वयं को उच्च जाति का मानते थे। उच्च जाति का उन्हें निम्न जाति और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार को जो है एक चेतावनी दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने चाहे वो महिलाओं, एक सेकेंड, चाहे वो महिलाओं के साथ भेदभाव हो, चाहे वो जो है रंग के आधार पे भेदभाव हो जाए, जहाँ पे जो जिसके आधार पे जो है एक तरीके से अफ्रीकन्स के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा था, रंग के आधार पे, रंग भेद, या फिर जाति के आधार पे, जिसे निम्न जाति जो है लोगों, हमारे भारतीय समाज में आप सबको पता है कि जाति परंपराएं कितनी ज़्यादा हैं। आप लोग ऑलरेडी 4th चैप्टर में ये पढ़ के आए हैं फर्स्ट बुक के। तो उसके आधार पे भेदभाव, महात्मा गांधी ने इन सब का विरोध किया। इसके आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि सन 1915 में जब महात्मा गांधी जी भारत आए तो उस समय भारत का जो है 1893 से किस प्रकार अलग था। 1893 वो यहाँ से अफ्रीका गए थे। जब वहाँ पे जाने के बाद 1915 में वो वापस भारत आए तो उस दोनों टाइम पीरियड में भारत में क्या डिफरेंस आ गया था, क्या अंतर आ गया था। तो सन 1915 में महात्मा गांधी जी ने भारत आए तो उन्हें 1893 से जो भारत था वो अलग लगा था। क्यों? क्योंकि भारत आज भी एक ब्रिटिश उपनिवेश तो था, लेकिन अब जो है चीज़ें बदल चुकी थी। कैसे? सबसे पहले भारतीयों की गतिविधि राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लोग करने लगे थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी। 1915 तक कांग्रेस की कई शाखाएं, कई ब्रांचेज जो है अलग अलग कस्बों में, गाँवों में, शहरों में फैल चुकी थी। 1905 से 1907 में बंगाल 2 भागों में बांट दिया गया था। पूर्वी बंगाल जहाँ मुस्लिम अधिक थे और पश्चिमी बंगाल जहाँ हिंदू अधिक थे। इसके विरोध में आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, मतलब जितनी भी चीज़ें इंग्लैंड से या बाहर से बनकर आती है उनको जो है त्याग दिया जा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल का एकीकरण 1907 में हुआ। 1907 में बंग भंग जिसे कहा जाता है, अगर आप लोगों ने छोटी क्लासेज आपकी याद हो तो बंग भंग की नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने। बंग को, बंगाल को भंग कर देना, तोड़ देना। क्लियर? इसके आगे चलते हैं कि कांग्रेस जो है 1905 में 2 भागों में बट गई थी। एक था गरम दल और दूसरा क्या था, नरम दल। गरम दल बेसिकली जो हिंसा का सहारा लेकर जो है देश को आज़ाद कराना चाहते थे। नरम दल जो अहिंसात्मक, हिंसा के बिना, मारपीट के बिना जो है वो उसके जरिए जो है देश को आज़ाद कराना चाहते थे। अगर बात करूँ मैं महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय, इन्हें क्या कहा जाता था, बाल, पाल और लाल। ठीक है, क्लियर? नाम से प्रसिद्ध थे। ये तीनों मूल रूप से एक दूसरे से अलग अलग जगह पे रहते थे, दूर निवास करते थे, लेकिन
इनका जोड़ अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है। इन नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के विरोध में लड़ाकू विरोध, कहा था ना, हिंसा का विरोध समर्थन किया था। इसीलिए इन्हें गरम दल के नेता के रूप में भी जाना जाता है। किन किन को? लाल, बाल और पाल को। क्लियर? वही उदारवादियों का एक समूह था। इसका जो है एक तरीके से इसके विरोध में जो नरम दल के नेता थे, उदारवादियों का एक समूह था, जिन्होंने लगातार जो है एक तरीके से जो गरम दल था उसका विरोध किया था। ये लोग जो है गांधी जी की जो है विचारधारा थी उसको जो है आगे बढ़ाना चाहते थे। गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता मतलब क्या है? जो पॉलिटिकल इश्यूज में जो है गांधी जी को क्या देते थे? सजेशन देते थे। वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी को ही तरह गुजराती मूल के थे। इन्होंने भी जो है लंदन में ही प्रशिक्षित वकील थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना भी। इनका समूह क्या कहलाया? नरम दल। ये जो है अहिंसा के जरिए क्या करते थे? आज़ादी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इसके आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1917 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण का वर्णन करना है, या उन्होंने भाषण में जो है भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से जो है लोगों के सोचने का, समझने का जो है नज़रिया बदला। तो सबसे पहले फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में के उद्घाटन समारोह जो उद्घाटन हुआ था, वहाँ से महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से भारत आए थे तो उनको क्या, उनके जो अफ्रीका में किए गए काम थे उसी के आधार पे उनको जो है आमंत्रित किया गया था, क्योंकि उस समय तक भारत में तो उन्होंने कुछ खास किया नहीं था। ठीक है, तो इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। समारोह में एनी बेसेंट जैसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता भी उपस्थित थे, जहाँ क्या दिया गया? गांधी जी को बोलने का मौका दिया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में जो है ये स्पष्ट किया था कि हमारे यहाँ का समाज, भारतीय समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ है। एक मजदूर वर्ग है, दूसरा पूंजीपति वर्ग है। उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय जो विशिष्ट वर्ग था, जो पूंजीपति वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, उसको जो है आड़े हाथों लिया। एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनको जो है अच्छे से कहते हैं ना अपने भाषण में भला बुरा कहना, वो वाला सिस्टम था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में निश्चय ही अत्यंत शानदार था, लेकिन उन्होंने वहाँ धनी, सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच में विषमता, जो अंतर था, उसकी चिंता प्रकट की कि जो असली भारत है, जो गरीब भारत है, 80% जनसंख्या जो हमारी गरीब है, वो तो इस जो है सम्मेलन में हिस्सेदार ही नहीं है। ये किसने कहा? ये हमारे गांधी जी ने कहा। इसके आगे चलते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्र होने के लिए उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अलंकरणों अर्थात पदवियों से मुक्त होना चाहिए। भारत में रहने वाले जो हम वतन हैं, जो हमारे खुद के भाई बंधु हैं, हमें जो है उनकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए, जिससे हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। हम अपने ही बारे में सोचते रह जाते हैं, इसीलिए हमारे अंदर किसकी कमी है? एकता की कमी है। वे कहते हैं कि हमारे लिए स्वशासन अर्थात स्वतंत्रता तब तक कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि हम मजदूरों का शोषण करना है या उनके श्रम का लाभ खुद उठाना बंद नहीं कर देते हैं। क्लियर? इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारी स्वतंत्रता को वकील, डॉक्टर या जमींदार सुरक्षित नहीं रख सकते, बल्कि कौन सुरक्षित रखेगा? हमारी स्वतंत्रता मिल गई तो किसान सुरक्षित रखेगा, क्योंकि हमारे देश का जो उनका हिस्सा है 60% है। इसलिए भारत को स्वतंत्र करने के लिए सबसे पहले हमें इन किसानों का, इन मजदूरों का शोषण करना बंद करना होगा। ये एक आम भाषण लगता है जिसमें वकीलों, डॉक्टर, जमींदारों पर कटाक्ष की गई है। इसका इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि किसानों पर इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा था। किसानों को ये लगने लगा था कि अब कोई तो है जो हमारे लिए सोचता है। ठीक है, उनका जो प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी महात्मा गांधी जी को इस तरह जो है मंशा जाहिर कर दी थी कि हमें कैसी स्वतंत्रता चाहिए। हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए जो सिर्फ अमीरों की हो, बल्कि हमें एक ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जिसमें गरीबों का भी जो है साथ के साथ भागीदार होंगे, सिर्फ और सिर्फ अमीर नहीं होंगे। इसमें इस भाषण का प्रभाव 1916 को जो है हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? 1916 में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के नेता क्या हो गए? एक हो गए। 1917 में गांधी जी ने चंपारण के लिए जो है नील खेती से खिलाफ जो है सत्याग्रह आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों ने नील खेती की छूट जो है मिल गई थी। उन्होंने ये छूट दे दी गई थी क्योंकि 1917 तक किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी ज़मीन पे नील की ही खेती उगाए, जिसको जो है बेचकर जो है अंग्रेज जो है एक तरीके से अपना मुनाफा कमा सके, और जो किसान थे उनकी ज़मीन बंजर होती जा रही थी इसकी वजह से। तो गांधी जी ने उन किसानों की मदद की, सत्याग्रह आंदोलन किया वहाँ जाके, और उन्हें छूट मिल गई किसानों को। इसके साथ 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के साथ जो है मिलकर विरोध किया। क्यों?
क्योंकि खेड़ा जिले में अकाल पड़ गया था, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उनका लगान कम या माफ़ नहीं किया था और इसके परिणाम स्वरूप किसानों ने जो है क्या किया, आंदोलन कर दिया था कि उन्हें रियायत दी जानी चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं कि 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में जो है क्या हुआ था, सूती कपड़ा मिल मजदूरों को अधिकार उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने अपने अधिकार जैसे मजदूरों के काम करने की अवधि निश्चित हो इत्यादि की मांग की। उनकी मांग मान ली गई और अवधि निश्चित कर दी गई तथा चिकित्सक सुविधाएं भी दी गई, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी की सुविधाएं भी उन्हें प्रोवाइड कराई गई। इसके साथ हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट को अंग्रेजों ने जो है भारतीयों का विरोध किया। संदेह पर आधारित जो गिरफ्तारी का प्रावधान था, क्या था, रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट में क्लियर कहा गया था कि अगर आप सिर्फ जो पुलिस है उसको किसी व्यक्ति पे विद्रोह में शामिल होने का जो है, विरोध में शामिल होने का जो है अंदेशा भी होगा, शंका भी होगी, तो भी आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। इसका विरोध किसने किया, गांधी जी ने किया। और विरोध करने के लिए कई अलग अलग तरीके अपनाए गए, कई कार्य किए गए। सबसे पहला स्वदेशी वस्तुएं अपनाई गई, दूसरा हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किया गया, तीसरा पदवियाँ लौटा दी गई, जो है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, पदवी दी गई थी, वो लौटा दी गई। ऐसी बहुत सी पदवियाँ अलग अलग लोगों को दी गई थी। शराबों का विरोध किया गया, जिसे अगर आपको 10th का याद हो तो पिकेटिंग की गई थी महिलाओं द्वारा, है ना। नेक्स्ट है कॉलेज और सरकारी जगहों का बहिष्कार किया गया था और इसका परिणाम क्या हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। क्लियर। इसके आगे हम चलते हैं। असहयोग आंदोलन क्या था, इसके क्या कारण थे, और इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आपको बस थोड़ी सी चीज़ें उन चीज़ों में ऐड करनी है, बाकी पूरा वही है, कुछ अलग नहीं है। जैसे कि देखिए, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में जो महात्मा गांधी ने लिखी थी, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है, उन्होंने क्लियर ये बात बोली थी और ये 10th में भी आपके रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर किसी को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो 3rd जो चैप्टर है उसकी वीडियोस देख लीजिएगा कहीं भी, ठीक है, या तो पढ़ लीजिएगा पुरानी बुक, ठीक है। यह शासन इसी सहयोग से के कारण चल पा रहा है। अगर भारतीय लोग अपना सहयोग वापस ले लेते हैं तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन क्या होगा, ढह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, भारत में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। आंदोलन किन कारणों से शुरू हुआ, सबसे पहला गांधी जी ने भारत में स्वशासन हो इसकी मांग की थी, और इसी से जो है स्वशासन, हमारा खुद का शासन हो, भारतीयों का शासन हो, इसी की वजह से जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसके अलावा क्या कारण था, रॉलेट एक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 1919 में जो है रॉलेट एक्ट जो है पारित कर दिया गया था। इसके खिलाफ जो गांधी जी ने जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला कर लिया गया था। कहा जाता है कि भारतीय सदस्यों के बहुत ज़्यादा विरोध करने के बाद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये उस समय की जो है एक तरीके से विधानसभा आप कह सकते हैं, जो संसद थी उस समय की भारत में जो चलाई जा रही थी अंग्रेजों द्वारा, वहाँ पर भारतीयों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में इसको पारित कर दिया। और प्लीज़ ये नाम ऐसे ही याद रखिएगा। क्लियर। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। मतलब कितना ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ा दी गई थी पुलिस की। क्लियर। जिसकी वजह से जो है महात्मा गांधी ने इसको अन्यायपूर्ण कहा। बिना किसी सबूत के, बिना किसी जो है मुकदमे के आप किसी को कैदी बनाकर 2 साल तक जो है रख सकते हो, तो ये उन्हें बहुत गलत लगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों के वकील या दलील हक जो देने का हक होता है, जो अपनी जो है एक तरीके से बेगुनाही साबित करने का अधिकार है जनता के पास, वो तो ख़त्म कर दिया जा रहा है। क्लियर। इसके आगे चलते हैं। इस पेज की बहुत बुरी हालत है, उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन मैं समझा देती हूँ आपको, आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जैसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उस दिन हम सबको याद होगा जलियांवाला बाग। अगर आपको नहीं याद है तो आप जो है 10th क्लास का 3rd चैप्टर देख सकते हो, उसमें एक पूरा पैराग्राफ है, वो भी अगर आप इसकी जगह लिखोगे तो भी चलेगा, बहुत क्लियर है। इनफैक्ट वहीं से ये पूरा पैराग्राफ लिया भी गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। क्लियर। तो इससे हम आगे चलते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन अमृतसर में जो है गांव में क्या सालाना बैसाखी का जो मेला लगता है, 13 अप्रैल हम सबको पता है बैसाखी का जो मेला लगता है, उसमें जो है जलियांवाला बाग जो मैदान था वहाँ पे सब जमा हुए थे वहाँ उस मेले में शामिल होने के लिए। कुछ लोग जो है सरकार का जो रॉलेट एक्ट का कानून था, दमनकारी कानून, उसका विरोध करने के लिए भी इकट्ठा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर होने के कारण यहाँ के लोगों को पता नहीं चला कि शहर में क्या लागू हो गया, मार्शल लॉ लागू हो गया है। और जनरल डायर को जब इन सबके इकट्ठा होने का पता चला तो वो अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचे और एकलौता जो रास्ता था उस पर जो अपने सैनिकों को खड़ा किया और अंधाधुंध गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और वह सत्याग्रहियों को, और जब एक तरीके से कमेटी बैठी या जो है उनसे सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने क्या कहा कि जो सत्याग्रही थे, जो आंदोलन करने वाले थे, उन पे वो एक नैतिक प्रभाव जो है उनके
छोड़ना चाहते थे, उनके मन में डर जो भावना है वो उत्पन्न करना चाहते थे, जिससे आगे जो है जो आंदोलन या अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विरोध किया जा रहा है वो आगे ना किया जाए। क्लियर। इसके साथ हम देखते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध था उसमें ऑटोमन तुर्की की हार हुई। बेसिकली असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने भी साथ दिया था। क्यों दिया था उसका कारण हम देखते हैं कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो गई थी। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है फैल गया था कि इस्लामिक विश्व का मतलब इस्लाम धर्म का जो है एक तरीके से पूरे विश्व का जो धार्मिक नेता है, जिसको क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है, उसके ऊपर जो है एक ऐसी संधि जो है सख्त संधि लागू की एक तरीके से थोपी जाएगी, जिससे उसकी शक्तियाँ कम हो जाएगी। क्लियर। जिसकी वजह से मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति बनाई गई, जिसकी बनाने वाले कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन दोनों ने बनाई। और इसीलिए जो है उन्होंने जो है एक जो है ये जो खिलाफत समिति बनाई थी, वो इसलिए बनाई थी ताकि खलीफा के ऊपर ऐसी कोई संधि जो है ना लगाई जाए। और इस मुद्दे को जो है संयुक्त कार्यवाही की थी। इसमें उन्होंने गांधी जी को जो है सपोर्ट मांगा था, और गांधी जी ने जो है उन्हें इसमें जो है सपोर्ट करने की जो है मदद भी की थी। और इसीलिए असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ ही शुरू हुआ था, जो बहुत ज़्यादा प्रभावी आगे साबित हुआ। क्लियर। इसके साथ हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन